Bismillahirrahmanirrahim. CAM 477 Techniques for Polymer Analysis. In our today's discussions, we will discuss IR, FTIR, and ATR, FTIR analysis of polymers. Our focus will be identification and quantifications, quality control applications for complex and multi-component polymeric systems material to be used for commercial level and their applications in different R&D and manufacturing units. कुछ बच्चों का बैकग्राउंड जो है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री नहीं है, तो फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑन द रिक्वेस्ट मैं इसको इन डिटेल आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके बाद एफटीआईआर, इनकी डिस्कशन के बाद हम स्टार्ट करेंगे, फिर इसकी एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे जो कि हमारे कोर्स का हिस्सा है. Despite the typical graphical display of molecular structures, molecules are highly flexible and undergo multiple modes of motion over a range of time frame. Motions involve rotation, translations, and changes in bond length, bond angles, dihedral angles, ring flips, methyl bond rotations. ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है, it is based on IR absorption by the molecules as undergo vibrational and rotational transitions. एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ मॉलिक्यूल्स को अगर आप कंसीडर करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती हैं वो फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉनिक लेवल टू अदर इलेक्ट्रॉनिक लेवल, such type of transitions are mostly studied in UV visible and spectroscopy. लेकिन वाइब्रेशनल ट्रांजिशन जो है, इनकी जो एनर्जी है that fall in the higher range of spectrum, और मोस्टली हम इसमें वाइब्रेशनल ट्रांजिशन जो है वो स्टडी करते हैं. तो इलेक्ट्रॉनिक लेवल के दरमियान E1 एंड E2 बहुत से वाइब्रेशनल लेवल होते हैं और दो वाइब्रेशनल लेवल के दरमियान बहुत से रोटेशनल लेवल्स होते हैं. ये एनर्जी लेवल डायग्राम आपको थोड़ा बहुत इसको एक्सप्लेन भी कर रही है. IR radiation fall in the range of 12,800 to 10 सेंटीमीटर इनवर्स, या इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, जे हमने बात किया वेव नंबर्स की बात में, स्पेक्ट्रम की रेंज. अगर हम वेवलेंथ की टर्म में बात करते हैं तो ये 0.78 टू 1000 माइक्रोमीटर तक ये रेंज जो है ये आईआर रेडिएशन की रेंज है. आमतौर पे जो रोटेशनल ट्रांजिशंस हैं they have small energy differences, जबकि जो वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस हैं occur at higher energies. Rotational and vibrational transitions often occur together. ये एक टिपिकल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का आईआर स्पेक्ट्रम शो किया गया है कि ये शो करने के लिए कि एक आप समझें कि एक ऐसा मोटिव है कि आपकी इंटरेस्ट डेवलप हो कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में ऐसी वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें मजबूर करती हैं हम इसको सीखें, हम इसको पढ़ें. तो कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन के हवाले से खास तौर पे इट्स अ स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ फंक्शनल ग्रुप. तो इसमें ये देखें कि आईआर स्पेक्ट्रम जो है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि आईआर स्पेक्ट्रम जो है वो दो मोड में रिकॉर्ड किया जा सकता है, इन अब्जॉर्प्शन मोड एंड इन ट्रांसमिटेंस मोड. तो ये स्पेक्ट्रम
जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है ये ट्रांसमिटेंस मोड में रिकॉर्ड किया गया है। अब हम देखते हैं कि हमें इससे इंफॉर्मेशन क्या मिलती है। अब अगर आप इसको देखते हैं इन डिप्स को, अगर ये बात भी बताना आपको बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ऑब्जर्वेंस मोड में स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करते हैं तो यहाँ पीक्स आती हैं, इधर पीक्स आती हैं। अगर आप ट्रांसमिटेंस मोड में इसको रिकॉर्ड करते हो तो यहाँ आपको डिप्स नजर आते हैं। इस पे गौर करें, ये किस चीज, ये अब्जॉर्प्शन जो है ये क्या इंफॉर्मेशन देती है। इस रेंज में जो अब्जॉर्प्शन है ये सी एच बॉन्ड से रिलेटेड जो वाइब्रेशंस हैं, और वो भी स्पेसिफिकली sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, 3060 सेंटीमीटर इनवर्स और 2950 सेंटीमीटर इनवर्स। एक तो इस मालिक्यूल के अंदर इस किस्म के बॉन्ड पाए जाते हैं जिनमें सी एच sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा, ये डिप्स किस चीज को शो करते हैं, इस रेंज में ये अब्जॉर्प्शन जो है या ट्रांसमिटेंस जो है वो इस चीज की इंफॉर्मेशन देती है कि यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी एग्जिस्ट करता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी एग्जिस्ट करता है, और उसकी जो वेव नंबर है वो वेव नंबर जो है उसका सेंटीमीटर इनवर्स में वो 1600 से लेके 1500, इस रेंज में जो है वो डबल बॉन्ड जो है वो ऑब्जॉर्व करता है। और आप ये जो डिप्स देख रहे हैं ये इस चीज की आइडेंटिफिकेशन है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर कोई एरोमेटिक रिंग मौजूद है। तो अगर आप तमाम इंफॉर्मेशन को समराइज करते हैं जिसमें सी एच टू सॉरी सी एच sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करते हैं, इस किस्म के बॉन्ड पाए जाते हैं सी एच, और या फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। तो ये उसका, और उसके बाद ये भी तीसरी इंफॉर्मेशन हमें ये मिलती है कि इसमें एरोमेटिक रिंग भी पाया जाता है। तो अगर आप इन तमाम इंफॉर्मेशन को समराइज करते हैं तो ये आप कंक्लूड कर सकते हैं या सपोज कर सकते हैं कि एटलीस्ट ये एक बेंजीन का मालिक्यूल है। अब यहाँ थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कंप्लीट स्पेक्ट्रम है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की टाइप्स कौन कौन सी हैं और वो किस किस वेवलेंथ रेंज पे एग्जिस्ट करती हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, ये आपको जो स्पेक्ट्रम नजर आ रहा है इसमें एक छोटा सा ब्लॉक आपको कलर्ड नजर आ रहा है, और ये जो नीचे इसके फिगर दिए गए हैं बेसिकली इसके वेवलेंथ को शो कर रहे हैं इन नैनोमीटर्स। और जो टोटल स्पेक्ट्रम है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कंप्लीट स्पेक्ट्रम है, उसमें एक स्मॉल फ्रैक्शन जो है जो कि 350 टू 780 नैनोमीटर ये विजिबल रेंज में आता है। यानी कि ये वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की रेंज है जिनको हम आम आंख से देख सकते हैं। द कंप्लीट वैरायटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज यूज्ड थ्रू स्पेक्ट्रोस्कोपी। कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस है वो बेस करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, क्योंकि हम इसमें करते क्या है, interaction of electromagnetic radiation with the matters, and in response to that interactions अब रेडिएशन अब्जॉर्ब भी हो सकती है, एमिट भी हो सकती है, स्कैटर भी हो सकती है, और इस स्पेसिफिक पैटर्न को या इन इंफॉर्मेशंस को आगे हम डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस जो है या डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स जो हैं उनमें हम इन इंफॉर्मेशंस को यूज करते हैं हमारे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए।
Different energies allow monitoring of different types of interactions with the matters. हर एनर्जी की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की रेंज की, और वो मुख्तलिफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स के अंदर यूज होते हैं। जैसा कि अगर आप ये जो आपको एक कंप्लीट डायग्राम शो की गई है, इसमें आप देखते हैं कि सबसे टॉप पे ये AM एंड FM इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये इनकी रेंज दी गई है। ये बेसिकली इनको ओवरऑल हम कह देते हैं कि ये रेडियो वेव्स हैं, कम्युनिकेशन के लिए यूज होती हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट आ जाती हैं माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स के बाद आ जाती हैं इंफ्रारेड। इनको आप फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं, फार IR, नियर IR, मिड IR। इनकी रेंज ये लिखी हुई है 100 से लेके 1 माइक्रोन तक। उसके बाद ये छोटा सा ब्लॉक जिसको आगे फर्दर मैग्नीफाइज करके कलर फॉर्म में दिखाया गया है, ये विजिबल रेंज है। उसके बाद आगे विजिबल रेंज के बाद उसकी अल्ट्रा वायलेट, नियर, फार, उसके बाद एक्सरेज है, और उसके बाद गैमा रेज। अब नीचे इसके जो स्केल दी गई है, ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की ये दो पैरामीटर, जिनको आप वेवलेंथ बोलते हैं एक, और एक को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और इनका एनर्जी रिलेशन जो है वो भी शो किया गया है। तो पहले आपको ये मैं बता दूं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ती जाती है, उसी तनासब से उसकी एनर्जी जो वो भी बढ़ती जाती है। एनर्जी का और फ्रीक्वेंसी का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। वेवलेंथ एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इनका आपस में इनवर्स रिलेशन है। जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ता जाएगा, उनकी एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। अगर आप इस स्पेक्ट्रम के अंदर देखें तो ये इसको एक जो हमारी रोजमर्रा लाइफ की चीजें हैं उसके एंगल से भी इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। जैसे ये स्केल में नीचे बताया गया है कि माउंट एवरेस्ट पहाड़ है, बहुत बड़ा है, इसको देखने के लिए किसी एड की जरूरत नहीं पड़ती हमें। उसके बाद स्काई स्क्रैपर है, ह्यूमंस हैं, फिंगर नेल्स हैं, पिन हेड है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, एटम्स हैं, और उसके बाद उससे भी छोटी चीज एटॉमिक न्यूक्लियस। तो ये बेसिकली डिफरेंट किस्म के रिलेशन दे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की डिफरेंट रेंजेस, उनकी एनर्जीज, और उनका जो फ्रीक्वेंसी, एनर्जी फ्रीक्वेंसी रिलेशनशिप, एनर्जी वेवलेंथ रिलेशनशिप, और फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ, इनका आपस में क्या लिंक होता है। तो बेसिकली इन चीज़ों को शो करने की कोशिश की गई। इनको आप देखेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब हम डिस्कस करते हैं एक टिपिकल IR स्पेक्ट्रम ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। एक बात आप अक्सर ऑब्जर्व करते हैं इन IR spectrum have many more bands than in UV visible fluorescence or phosphorescence spectroscopic spectrum। और अगर आप इसके स्पेक्ट्रम के ऊपर जो IR स्पेक्ट्रम है इसके ऊपर गौर करते हैं तो इसके जो बैंड्स होते हैं दे आर मच शार्पर कंपैरेटिवली। और सबसे जो यूनिक बात है इस IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की, कि इसका जो पैटर्न है, कंप्लीट स्पेक्ट्रम का जो पैटर्न है, दैट इज यूनिक, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल डिस्टिंक्ट। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का। लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या है?
IR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है that is unable to differentiate the spectrum of optical isomers. ये इसकी लिमिटेशंस। अब हम इसके दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डिस्कस करते हैं, एक क्वालिटेटिव टूल है और दूसरा ये क्वांटिटेटिव। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम यूज कर सकते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंपाउंड्स एंड फॉर द फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस। ये इसके यूनिक फीचर्स, मेन पर्पस ये इसका ये है कि इस पर्पस के लिए यूज करते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन के लिए ऐसी डेडिकेटेड टेक्निक है कि इसको हम समटाइम स्पेक्ट्रोस्कोपी या फंक्शनल ग्रुप भी बोल देते हैं। अब आपके सैंपल के अंदर जो कंपाउंड मौजूद है जिसको आप एनालाइट कह सकते हैं, जो आपको आईआर स्पेक्ट्रम के अंदर बैंड नजर आते हैं, डिप्स नजर आती है, पीक्स नजर आती है, उनकी जो इंटेंसिटी है that is directly related to the concentration of your analyte. जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी उसका जो इंटेंसिटी बैंड है वो भी बढ़ता जाएगा, जो उसकी कंसंट्रेशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो आप आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बेस पे आप सिर्फ उसकी कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन या उसको ग्रुप एनालिसिस के लिए यूज नहीं कर सकते, आप इसको क्वांटिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज कर सकते हैं। इवन कि जो सिंथेटिक केमिस्ट हैं या फिजिकल केमिस्ट हैं या एक आम तज्जिए के तौर पे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को आप रिएक्शन की काइनेटिक मालूम करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। आगे जब हम इसकी एप्लीकेशन की बात करेंगे तो मैं इनके ऊपर बड़ी डिटेल से बात करूंगा। स्पेक्ट्रा यूजुअली शोन as percent transmittance instead of absorbance versus wave number instead of wavelength for convenience. ये बेसिकली इंसान अपनी आसानी के लिए या उसकी इजी इंटरप्रिटेशन के लिए या उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए या यूनिट्स का ये जो कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है उन यूनिट्स को अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में लाने के लिए हम, जो कि आम स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम जैसे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें हम अब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ स्टडी करते हैं, लेकिन इसमें हम जो इसका प्रेफर्ड मोड है, ये नहीं कि सिर्फ ट्रांसमिटेंस में इसको स्टडी किया जा सकता है, इसके अंदर दोनों मोड की गुंजाइश मौजूद है, दोनों ऑप्शन मौजूद है। आप इसको ट्रांसमिटेंस फॉर्म में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसको आप अब्जॉर्बेंस फॉर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड है, कन्वीनियंट है, वो इसका ट्रांसमिटेंस मोड है। और वो आपको जो स्पेक्ट्रम रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलता है वो ट्रांसमिटेंस वर्सेस वेव नंबर की फॉर्म में मिलता है। ये नीचे 3 मॉलिक्यूल्स हैं, इनके आईआर स्पेक्ट्रम दिए गए हैं। पहले नंबर पे हेक्सेन है, दूसरे नंबर पे हेक्सीन है और तीसरे नंबर पे हेक्साइन के मॉलिक्यूल। अब इन मॉलिक्यूल के जो स्पेक्ट्रम्स हैं, अगर इनके ऊपर आप गौर करेंगे तो इनमें आपको वाज़ेह डिफरेंस नजर आए, जैसे जैसे उनके अंदर बॉन्ड की नेचर चेंज होती जाती है, अकॉर्डिंगली उनकी जो ऑब्जॉर्प्शन पोजीशंस हैं या ट्रांसमिटेंस पोजीशन है वो भी चेंज होती जाती है। और बेसिकली यही वो क्लू हैं जिनको हम कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। ये जो हमारी जनरल डिस्कशन हुई थी उसमें हम इसको बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं कि टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो हम मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन स्टडी करते हैं तो बेसिकली ये दो तरह की होती हैं, एक बॉन्ड स्ट्रेचिंग होती है, एक बॉन्ड बेंडिंग होती है। जब हम स्ट्रेचिंग की बात करते हैं तो इसमें जो बॉन्ड स्ट्रेचिंग्स हैं वो या तो सिमेट्रिक हो सकती हैं ये या फिर एसिमेट्रिक हो सकती हैं। ये बड़ी इजी टू अंडरस्टैंड है, इसलिए मैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, आप इनको बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जो बॉन्ड स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस होती हैं इनमें एक आपको मैं बात बता दूं कि इनमें जो बॉन्ड लेंथ है वो चेंज होती है, बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होता। जो सिमेट्रिक होती हैं उसमें
जो दोनों मालिक्यूल, अगर एक मालिक्यूल के अंदर एक 3 एटॉमिक मालिक्यूल है, तो जो सेंट्रल एटम है उसके साथ जो बाकी 2 बॉन्ड हैं वो जब स्ट्रेच होते हैं या रिलैक्स होते हैं तो एट ए सेम टाइम होते हैं और नेट डिफरेंस ऑब्जर्व नहीं होता। लेकिन इन कंट्रास्ट टू इन एसिमेट्रिक बॉन्ड स्ट्रेचिंग ये ऑल्टरनेट। बॉन्ड बेंडिंग में फिर आगे 2 क्लासेस आ जाती हैं। 2 तरह की वाइब्रेशंस हैं जो इन प्लेन होती हैं और 2 तरह की वाइब्रेशंस हैं जो आउट ऑफ प्लेन होती हैं। रॉकिंग वाइब्रेशंस, सीजरिंग वाइब्रेशंस, ये दोनों, ये पिक्चर्स आपको शो कर रही है, इसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसकी आगे एक छोटी सी आपको मैं एनिमेशन भी दिखाऊंगा जिससे आप इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे कि ये किस तरह से वर्क करती हैं। तो रॉकिंग एंड सीजरिंग वाइब्रेशन जो होती हैं ये इन प्लेन होती हैं और वैगिंग और ट्विस्टिंग वाइब्रेशन जो होती हैं ये आउट ऑफ प्लेन। अब इस एनिमेशन में आप देख सकते हैं कि ये सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, इन प्लेन सीजरिंग, इन प्लेन रॉकिंग, आउट ऑफ प्लेन ट्विस्टिंग और आउट ऑफ प्लेन वेगिंग, ये वाइब्रेशन जो है ये मॉलिक्यूल के अंदर किस तरह से ऑब्जर्व की जा सकती है, ये इनका पैटर्न है इन वाइब्रेशंस। ये आगे एक इलस्ट्रेशन दी गई है एक मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस की। ये CH4 का मॉलिक्यूल है, मीथेन। इसके अंदर ये पिक्चर्स जो है ये शो कर रही हैं कि सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग का पैटर्न क्या हो सकता है, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग का पैटर्न क्या हो सकता है, सिमेट्रिक बेंडिंग का पैटर्न क्या हो सकता है और एसिमेट्रिक बेंडिंग का पैटर्न क्या हो सकता है। अब ये मैं थोड़ा सा इसके ऊपर टाइम दे दूंगा कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ मोड, एक मॉलिक्यूल के अंदर पॉसिबल नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोड कितने हो सकते हैं। तो इसके लिए हम मॉलिक्यूल को 2 तरह की कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स और एक होते हैं लीनियर मॉलिक्यूल्स। इन दोनों के लिए उनके पॉसिबल नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशंस को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूले हैं। फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस जो पॉसिबल है आप उनकी प्रेडिक्शन कर सकते हैं, 3n-6 होता है। उसके बाद फॉर लीनियर मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस ये 3n-5 होता है। लेकिन ये वो नंबर ऑफ पॉसिबल वाइब्रेशंस हैं जो किसी भी मॉलिक्यूल के लिए प्रेडिक्ट की जा सकती है आइडियली। लेकिन प्रैक्टिकली जब आप इनको देखते हैं तो वी ऑब्जर्व वाइब्रेशंस कैन बी लेस देन प्रेडिक्टेड। अब जब हम इनकी जो प्रेडिक्शन देते हैं कि इस मॉलिक्यूल के अंदर इतनी पॉसिबल वाइब्रेशंस हो सकती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। जो एक्चुअल वाइब्रेशंस होती हैं वो प्रेडिक्टेड या एक्सपेक्टेड से कम होती हैं। उसकी वजूहात क्या होती हैं? उसकी पहली वजह है सिमेट्री, नो चेंज इन डाइपोल मोमेंट। ऐसी वाइब्रेशन जिसमें डाइपोल मोमेंट जो है मॉलिक्यूल का उसमें नेट चेंज 0 है। तो इस तरह की जो वाइब्रेशंस होती हैं वो IR इनएक्टिव है, यहाँ पे अब्जॉर्प्शन नहीं होती IR रीजन के अंदर। एनर्जीज ऑफ वाइब्रेशंस आर आइडेंटिकल, ये एक दूसरा केस है कि ऐसी वाइब्रेशंस जिनकी रिक्वायर्ड एनर्जी जो है दैट इज सपोज टू बी आइडेंटिकल, यहां मैंने लफ्ज सेम नहीं यूज किया। आइडेंटिकल उससे भी ज्यादा इंटेंसिटी को शो करता है कि बिल्कुल सेम। तो इस तरह से ये भी एक रीजन है कि उसमें जो प्रैक्टिकल या एक्चुअल वाइब्रेशंस होती हैं वो कम क्यों होती हैं।
या कुछ वाइब्रेशंस ऐसी होती हैं जिनकी अब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी इतनी लो होती है टू बी रिकॉर्डेड। आप ये कह सकते हैं अब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी ऑफ सम ऑफ द वाइब्रेशंस इज टू लो टू बी रिकॉर्डेड। इतनी कम होती है उनको रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। डिटेक्टर जो है वो इतना उसकी सेंसिटिविटी नहीं है कि उसको डिस्टिंग्विश कर सके, उसको रिकॉर्ड कर सके, तो स्पेक्ट्रम में वो नजर नहीं आएंगी। या फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी है फ्रीक्वेंसी बियॉन्ड रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट। कुछ वाइब्रेशंस ऐसी हैं कि उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, आपकी डिटेक्शन सिस्टम जो आप आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज कर रहे हैं वो उसकी लिमिट से ऊपर है, तो डेफिनेट सी बात है वो भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब ये कुछ एग्जांपल से उसके मॉलिक्यूल जो है, उसके नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोड जो है जैसे प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं वो किए हुए हैं कि फॉर एग्जांपल HCl का मॉलिक्यूल है, तो इसके ऊपर हम फार्मूला लगाएंगे चूंकि ये लीनियर मॉलिक्यूल है, थ्री थ्री एटॉमिक मॉलिक्यूल है ये, सॉरी ये फार्मूले में है, दो बेसिकली उसमें नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो n है ये नंबर ऑफ एटम्स है, n किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ एटम्स को। तो 3 × 2 -5 इज इक्वल टू 1। इसमें सिर्फ वन मोड ऑफ वाइब्रेशन जो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे ये लिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, इसमें 3 एटम्स हैं, 2 ऑक्सीजन के एटम है, 1 कार्बन का एटम है। ये नॉन लीनियर मॉलिक्यूल होता है। तो अगर हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो थ्री, सॉरी ये भी लीनियर शो किया गया है, 3 × 3 - 5 = 4 मोड। तो इसमें जो पॉसिबल मोड है वो 4 हैं, वो सारे के सारे आगे शो भी किए गए हैं। और इनमें से कुछ आउटर प्लेन होते हैं, कुछ इन प्लेन होते हैं। IR एक्टिव वाइब्रेशंस कौन सी होती है, क्योंकि मैंने पिछली स्लाइड्स के ऊपर जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो मैंने बोला था कि कुछ वाइब्रेशन जो है वो IR इनएक्टिव होती हैं, जिनमें डाइपोल, जिन वाइब्रेशंस के नतीजे में मॉलिक्यूल के डाइपोल मोमेंट में नेट चेंज 0 आती है, तो वो वाइब्रेशन जो है वो IR इनएक्टिव होती है। इन ऑर्डर for molecule to absorb IR radiations vibration at the same frequency as in light। जिनकी फ्रीक्वेंसी मैच करेगी वहां पे अब्जॉर्प्शन होगी, फ्रीक्वेंसी मैच करेगी तो अब्जॉर्प्शन, but also must have a change in its net dipole moment as a result of the vibrations। लेकिन उन वाइब्रेशन के नतीजे में मॉलिक्यूल के डाइपोल मोमेंट में नेट चेंज आएगी, तो वो वाइब्रेशन IR एक्टिव वाइब्रेशन। आगे कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल दिया गया है और इनके मुतालिक बताया गया है कि जो इसके 4 मोड में से पहले 2 मोड हैं, ये दोनों ही इनमें पहला जो है वो IR इनएक्टिव होता है, दूसरा लिटिल बिट एक्टिव होता है, और जो लास्ट 2 मोड बताए गए हैं ये डीजनरेट होते हैं। आइडेंटिकल एनर्जी सिंगल IR पीक इनकी आती है। अब हम इसकी बेसिक डिस्कशन के बाद जो इसका IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक डिज़ाइन होता है, इसके डिफरेंट जो कंपोनेंट होते हैं वो एक ब्लॉक डायग्राम की फॉर्म में शो किए गए हैं और वो किस तरह से काम करते हैं। आमतौर पे आपने UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसका इस तरह से इंस्ट्रूमेंटेशन सेटअप
या ब्लॉक डायग्राम में उसको देखा है, ये दोनों यूजुअली अगर हम बात करते हैं तो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, कंपोनेंट ऑलमोस्ट सेम होते हैं। यानी कि जो नॉर्मल आईआर इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज सपोज टू बी ऑलमोस्ट सिमिलर टू द यूवी विजिबल इंस्ट्रूमेंट। इनमें मेन डिफरेंस क्या होता है? जो तीन मोटे मोटे डिफरेंस होते हैं वो ये है, एक तो इनमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का सोर्स होता है। देखिए यूवी विजिबल में रेंज हमारी कोई और है, उसके लिए हमें उस सोर्स की तलाश है जो उस रेंज में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस कर सकता है। जबकि आईआर में हमें वो सोर्स दरकार है जो आईआर रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है उस रेंज में स्पेक्ट्रम दे सके, उस रेंज में रेडिएशन प्रोड्यूस कर सके। और फिर उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको रिकॉर्ड करने के लिए हमारा जो डिटेक्शन सिस्टम है वो भी अकॉर्डिंगली काम करना चाहिए उसमें। तो बेसिकली इसमें आपको मैं छोटा सा इसका जो बेसिक मैकेनिज्म आपको ये बताता हूँ कि बेसिकली जो सोर्स ये कैसे काम करती है। सोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करता है इन आईआर रेंज, और इनको कॉलिमेटिंग मिरर्स की मदद से स्प्लिट कर दिया जाता है इनटू टू इक्वल बीम्स। इक्वल इंटेंसिटी की दो बीम में चेंज स्प्लिट कर दिया जाता है। एक को रेफरेंस बीम बोलते हैं और दूसरे को सैंपल बीम बोलते हैं। अब एक बीम जो है वो रेफरेंस सेल में से गुजरती है, एक सैंपल सेल में से गुजरती है, और उसके बाद आगे लगा होता है चॉपर। ये एक मोटर है। अब क्या करती है, इसके आगे मोनोक्रोमेटर लगा हुआ है। अब इस चॉपर का काम ये है कि इन दोनों लाइट्स को, जो कि एक बीम आ रही है रेफरेंस से और एक आ रही है सैंपल से, इनको ऑल्टरनेटली ये मोनोक्रोमेटर की तरफ भेजता है। मोनोक्रोमेटर का काम आपको, ये बहुत ही बेसिक चीज है, ये मेरे ख्याल में हर बच्चा अंडरस्टैंड करता है, तो इसलिए मैं इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं बताऊंगा। ये इनको जो जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम होता है उनको अलग अलग वेवलेंथ में कर देता है, स्कैटर कर देता है। अब इन दोनों का जो नेट डिफरेंस है, जो कि आगे जिस तरह से रिकॉर्ड होता है वो इन दी फॉर्म ऑफ करंट रिकॉर्ड होता है, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं। तो अब दोनों का जो रेफरेंस और जो सैंपल है, उन बीम में से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही है वो अब उनका जो डिफरेंस है वो रिकॉर्ड किया जाता है। उनका जो इंटेंसिटी डिफरेंस है, जो इनका इंटेंसिटी डिफरेंस है वो रिकॉर्ड किया जाता है, और डिटेक्टर इसको डिटेक्ट करता है इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, करंट, व्हाटसोएवर, जो भी इसमें को पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डिटेक्शन सिस्टम, जो उसकी फिजिबिलिटी है उसमें, और उसको फिर एम्पलीफाई किया जाता है। एम्पलीफाई करने के बाद उसको एक चार्ट की फॉर्म में रिकॉर्ड कर लिया जाता है। तो ये इसका एक सिंपल सा बेसिक सा वर्किंग प्रिंसिपल मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का ये वर्किंग प्रिंसिपल। सबसे पहले हमने डिस्कस किए थे कि लाइट सोर्स, वो तो मैम तमाम ऐसे सोर्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आईआर की रेंज में हमें दे सकते हैं। तो सोर्स के लिए पहली कंडीशन तो ये है कि ये आईआर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखता है। हम इसमें ग्लास की विंडो वगैरह या इस तरह की चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है कि ग्लास इटसेल्फ आईआर रेडिएशन को ऑब्जॉर्ब करता है, तो हमारा जो पर्पस है उसकी एक्यूरेसी वो नहीं रहती। तो हम इसलिए आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में ग्लास की ना तो केवट यूज करते हैं और ना ही को विंडो वगैरह। और इनकी बहुत सी अकसाम हो सकती है। आईआर
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सी सोर्सेस हो सकती हैं। अब हर सोर्स के अपने अपने बेनिफिट्स भी हैं और डीमेरिट्स भी हैं। इनके अपने अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं नेक्स्ट ग्लोअर। ये आपको पिक्चर में कुछ चीजें शो हो रही हैं। अब ये इसकी कंपोजिशन क्या होती है और ये सोर्स जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस कैसे करता है। जर्कोनियम, सीरियम, थ्यूरियम, इन रेयर अर्थ मेटल्स के ऑक्साइड्स ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में इनको शेप दी जाती है या एक्सिस्ट करते हैं। इन रॉड को इलेक्ट्रिकली हीट किया जाता है। जब हम इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो ये हीट अप हो जाते हैं। जब हम इन सिलेंडर्स को, जो कि बने हुए हैं किसके, रेयर अर्थ मेटल्स, जर्कोनियम, सीरियम या थ्यूरियम के ऑक्साइड्स के बने होते हैं, जब हम इन सिलेंडर्स को इलेक्ट्रिकल करंट प्रोवाइड करते हैं, दे हैव रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ इन करंट। अब उस रेजिस्टेंस की वजह से, जो कि करंट को फ्लो नहीं होने देते, इस रेजिस्टेंस की वजह से ये हीट प्रोड्यूस करते हैं, हीट अप हो जाते हैं। ड्यू टू द रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो, ये हीट जनरेट करते हैं और इसका टेम्परेचर बताया गया है 1200 टू 2200 डिग्री सेल्सियस। और ये इस तरह से, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन प्रोड्यूस होती है, इस तरह से ये लाइट प्रोड्यूस करते हैं। ड्यू टू दिस हीट अब ये रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं और उन रेडिएशन की रेंज जो है वो 670 से लेके 10,000 सेंटीमीटर इनवर्स तक होती है। अब इसके लिए दे नीड गुड करंट कंट्रोल। अब उस जो हम करंट दे रहे हैं उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए, वो अंडर कंट्रोल होना चाहिए। ज्यादा करंट देना है, कम करंट देना है, ठीक है। क्योंकि अगर उसकी ओवर हीटिंग हो जाती है इन रॉड की तो वो डैमेज हो सकती है। तो ये दो प्रिकॉशन समझ लें, या आप ये समझ लें कि इनकी ये डीमेरिट्स हैं, ये लिमिटेशंस हैं। एक तो आपको ऑपरेशन अच्छे लेवल का रिक्वायर्ड है, जिससे आप करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल, अगर करंट कंट्रोल नहीं है तो ये हमें अच्छी प्रिसिजन, एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी, रेजोल्यूशन, इस तरह के जितने पैरामीटर हैं उनमें उसी रेफरेंस से डिक्लाइन आता जाएगा। और फिर अगर ये भी खतरा है कि अगर ये ओवर हीट हो गए तो ये डैमेज हो जाएंगे। तो ये इनकी लिमिटेशंस है इस सोर्स। उसके बाद है ग्लोबार। ये बेसिकली जो हमने सिलेंडर यूज किए थे इन फर्स्ट केस, हम इन ग्लोबार केस सिलिकॉन कार्बाइड के रॉड यूज करते हैं। जहां अपने रेयर अर्थ मेटल्स के ऑक्साइड के सिलेंडर यूज किए हैं, इस इन केस ऑफ ग्लोबार सोर्स इसमें सिलिकॉन कार्बाइड के रॉड यूज होते हैं। अब ये किस प्रिंसिपल के तहत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं? दिस इज द सेम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। इलेक्ट्रिकली हीट किया जाता है, रेजिस्टेंस टू फ्लो इन करंट उसको हीट अप कर देती है और इस तरह से हीट अप होने के बाद वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं और उनकी रेंज क्या होती है? आई आर।
इनकैंडिसेंट वायर सोर्स, ये एक दूसरी कैटेगरी का सोर्स है। नाइक्रोम, रोडियम, इनकी वायर्स होती हैं, इनको टाइटली वाउंड किया जाता है और फिर इलेक्ट्रिकली हीट किया जाता है। नाइक्रोम और रोडियम की वायर्स होती हैं, इनको वाउंड किया जाता है, ये इनकी मैन्युफैक्चरिंग है, या आप कह सकते हैं कि इसकी कंपोजिशन है। वर्क कैसे करता है? इनको इलेक्ट्रिकली हीट किया जाता है। जब इलेक्ट्रिकली हीट हम करते हैं तो ऑन द सेम प्रिंसिपल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन नेक्स्ट ग्लोअर, ये resistance to flow in current, due to resistance in flow in current, ये हीट अप हो जाते हैं और हीट अप होने के बाद रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं, जिनकी रेंज आईआर होती है, जिनकी रेंज आईआर होती है। अब हम देखते हैं कि इनकैंडिसेंट वायर सोर्स के मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है। दे आर लोअर इन इंटेंसिटी एज कंपेयर टू नेक्स्ट ग्लोअर और ग्लोबार, ये इसका डीमेरिट्स है। इनकी इंटेंसिटी अगर कंपेयर करते हैं पिछले दो सोर्सेस के साथ तो ये बहुत थोड़ी होती है, लेकिन प्लस पॉइंट क्या है, उनकी जो लाइफ टाइम होता है वो बहुत ज्यादा होता है, कंपैरेटिवली लॉन्गर लाइफ टाइम। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड लेजर भी इसमें एज ए सोर्स ऑफ रेडिएशन यूज होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेजर गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 70% हीलियम, 15% कार्बन डाइऑक्साइड और 15% नाइट्रोजन। A voltage is placed across the gas, exciting nitrogen to lowest vibrational level. The excited nitrogen populate the asymmetric vibrational states in the carbon dioxide through collisions. उसका ये बेसिकली प्रिंसिपल बताया गया है कि ये किस तरह से आईआर रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं। पहले बुलेट में उनकी कंपोजिशन बताई गई है, फिर वोल्टेज सप्लाई किए जाते हैं जो नाइट्रोजन को लोएस्ट वाइब्रेशनल लेवल के ऊपर एक्साइट करता है, फिर जो एक्साइटेड नाइट्रोजन है वो पॉपुलेट करती है द एसिमेट्रिक वाइब्रेशन स्टेट को इन कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू कोलिजन्स। Infrared output of the laser is the result of transition between the rotational states of carbon dioxide molecule of the first asymmetric vibration mode to the rotational state of both the first symmetric stretch mode and the second bending mode. This is the mechanism how IR radiations are produced. In case of IR source, which is carbon dioxide laser, it gives off band of about 100 centimeter inverse in the range of 900 to 1100 centimeter inverse. This is a small range. अगर हम बाकी sources के साथ इसका comparison करते हैं तो this is a very small range but can choose with band used, and many compound have IR absorbance in this region. अब मोस्टली हमारा काम क्या है, कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन और उनकी क्वांटिफिकेशन बेस्ड ऑन अब्जॉर्प्शन और इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो कि आपकी आईआर रेंज में है। तो आईआर रेंज जो इधर दी गई है मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल के लिए वो सफिशिएंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपाउंड जो है उनकी जो आईआर अब्जॉर्प्शन है वो इसी रीजन के अंदर पाई जाती है। लेकिन जो हम इससे पहले ब्लैक बॉडी सोर्सेस, जिसमें आपके पहले दो सोर्स
ग्लोअर एंड ग्लोबार वगैरह को डिस्कस कर चुके हैं, और इनकैंडिसेंट वायर के रेफरेंस से हम कह सकते हैं कि इनकी इंटेंसिटी लो होती है। अब इसकी रेंज तो शार्ट हो गया, लेकिन इनकी इंटेंसिटी बड़ी फंटास्टिक होती है, बहुत ज्यादा होती है। किसी एक फीचर में अगर नीचे जा रहे हैं तो दूसरे फीचर में अप जा रहे हैं। इन एडिशन टू दीज सोर्सेज मरकरी आर्क यूज हो सकती है। उसके लिए वेवलेंथ की रेंज बताई हुई है कि 50 माइक्रोमीटर से ज्यादा रेंज के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस कर सकती हैं, जो कि मोस्टली जब हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को इन डिटेल आर एंड डी एनालिसिस के अंदर मुख्तलिफ रिसर्च आर्टिकल्स के अंदर पढ़ते हैं, तो किसी में लिखा हुआ है फार आई आर एनालिसिस, मिड आई आर एनालिसिस, नियर आई आर एनालिसिस। तो बेसिकली ये फार आई आर रेंज जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, ये उस रेंज में मर्करी आर्क जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करती है। अगर हमने वो रीजन डिस्कस करना हो, उसका एनालिसिस करना हो, तो टिपिकली हम प्रेफरेबली इनको हम चूज करते हैं। टंगस्टन लैंप 4000 टू 12800 सेंटीमीटर वर्स, और ये नियर आईआर रेंज है। इसको हम अगर हमने नियर आईआर एनालिसिस करना हो या वो हमारी रेंज रिक्वायर्ड हो, तो हम प्रेफरेबली टंगस्टन लैंप यूज करें। अब हम बात करते हैं कि डिफरेंट किस्म के जो डिटेक्शन सिस्टम यूज किए जाते हैं, डिटेक्टर्स यूज किए जाते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। तो मेनली जो आईआर के अंदर डिटेक्टर्स यूज किए जाते हैं, वो उनकी मेजर टाइप्स दो होती हैं। एक होते हैं थर्मल डिटेक्टर्स, और थर्मल डिटेक्टर्स की आगे फर्दर टाइप्स हो सकती हैं। तो पहले नंबर पे है थर्मोकपल। अब पहले हम इसकी कंपोजिशन बताएंगे, ये किस चीज का बना होता है और फिर ये किस प्रिंसिपल के तहत लाइट को डिटेक्ट करता है। आप अगर ये नीचे दी गई पिक्चर्स को देखते हैं, तो अब उसको ऊपर हम डिस्कस करते हैं। पहले पिक्चर देखें, ये दो वायर्स हैं जिनको दोनों एंड के साथ फ्यूज किया गया है। अब देखें, टू पीसेस ऑफ डिसिमिलर मेटल फ्यूज टुगेदर एट द एंड्स। तो डिसिमिलर मेटल्स हैं, उनको दोनों एंड से फ्यूज किया गया है, जोड़ा गया है। व्हेन हीटेड, मेटल हीट एट डिफरेंट रेट। जब इनको हीट किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एनर्जी रखते हैं। यस, दे हैव एनर्जी। तो एनर्जी क्या कर सकती है? किसी चीज को हीट कर सकती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से जब इन दोनों वायर्स को हीट किया जाता है, मेटल्स को हीट किया जाता है, तो ये इनका जो हीटिंग रेट है, ये एक ही रेट के ऊपर हीट अप नहीं होती, दोनों मुख्तलिफ रेट के ऊपर हीट होती हैं। और इस तरह से डिफरेंट हीटिंग रेट की वजह से potential difference is created between the two metal that varies with their difference in temperatures। जो उन दोनों मेटल्स का जो टेम्परेचर है, उसमें जो डिफरेंस है, उसकी वजह से वेरी करता है। और इनको यूजुअली मेड अप विद ब्लैकेंड सरफेस टू इंप्रूव हीट अब्सॉर्प्शन। इनकी हीट अब्सॉर्प्शन को इंप्रूव करने के लिए, बेहतर करने के लिए, ज्यादा इनको सेंसिटिव बनाने के लिए दे आर मेड विद ब्लैकेंड सरफेस, और they are placed in evacuated tubes with windows transparent to IR। ये ग्लास की नहीं होती, ना क्वार्ट्ज की होती है। IR hits and heat one of the two wires, can use several thermocouples to increase sensitivity। तो इस तरह से अब वो जो हीट होती है, उसका जो डिफरेंस है,
वो एक इनपुट ट्रांसड्यूसर होते हैं, एक आउटपुट ट्रांसड्यूसर होते हैं। जो डिटेक्शन सिस्टम में यूज होते हैं वो आउटपुट ट्रांसड्यूसर होते हैं। तो वो इस हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आगे एम्पलीफाई करके उससे चार्ट रिकॉर्ड किया जाता है। दूसरा है बोलोमीटर। स्ट्रिप्स ऑफ मेटल्स, platinum, nickel, or some semiconductor that have has a large change in resistance to current with temperature. अब ये बोलोमीटर किस चीज का बना होता है? ये स्ट्रिप्स होती हैं, मेटल स्ट्रिप्स होती हैं, किस चीज की? या प्लैटिनम की, या निकल की, या कोई सेमीकंडक्टर मटेरियल that has a large change in resistance to current with temperature. As light is absorbed by blackened surface, resistance increases and current decreases. क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस जो आपस में रेसिप्रोकल, और इस बेस पे ये रिस्पांस रिकॉर्ड करता है और अकॉर्डिंगली उसको इन द फॉर्म ऑफ चार्ट, इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड कर लिया जाता है। और बोलोमीटर जो है, इनका ये प्लस पॉइंट है, इनकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट है फोटो कंडक्टिंग डिटेक्टर्स। लेड सल्फाइड का नाम आपने सुना हुआ है, या कोई नॉन कंडक्टिंग ग्लास सरफेस, इनके भी नाम सुने हुए आपने। तो बेसिकली थिन फिल्म ऑफ सेमीकंडक्टर, जिसकी एग्जांपल दी है जैसे लेड सल्फाइड, ऑन अ नॉन कंडक्टिंग सरफेस एंड सील्ड इन वैक्यूम। कोई सेमी कंडक्टिंग मटेरियल किसी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल जैसे ग्लास सरफेस है, उसके ऊपर इसको डिपॉजिट कर दिया जाता है सेमीकंडक्टर को। नॉन कंडक्टिंग स्पोर्ट मटेरियल के ऊपर या सरफेस के ऊपर सेमी कंडक्टिंग मटेरियल जैसे लेड सल्फाइड है, वो उसके ऊपर डिपॉजिट कर दिया जाता है और इनको वैक्यूम में सील कर दिया जाता है, यानी कि सील्ड होता है, आप ये समझिए, और उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाता है। Absorption of light by semiconductor move from non-conducting to conducting state. अब जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एब्जॉर्प्शन होती है इन सेमीकंडक्टर्स, तो वो फ्रॉम नॉन कंडक्टिंग टू कंडक्टिंग स्टेट में चला जाता है, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और एज ए रिजल्ट डिक्रीज इन रेजिस्टेंस इंक्रीज द करंट। और ये वो प्रिंसिपल है, ये वो मैकेनिज्म है जो फोटो कंडक्टिंग डिटेक्टर्स यूज करते हैं करंट को रिकॉर्ड करने, उनके डिफरेंस को रिकॉर्ड करने के लिए। और इसकी रेंज 10,000 to 333 सेंटीमीटर इनवर्स एट रूम टेम्परेचर। तो इस रेंज में ये बेस्ट ऑपरेट कर सकता है, डिटेक्शन दे सकता है। उसके बाद एक और टाइप है जिसको बोल लेते हैं पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्शन सिस्टम, पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर्स। सिरामिक्स, लिथियम, टेंटालेट, इस किस्म का जो मटेरियल होता है, they get polarized. I mean to say that the possibility of separation of positive and negative charge in presence of electric field. और temperature depend on polarization limit, polarization extension। उसकी जो पोलराइजेशन है वो टेम्परेचर के ऊपर, टेम्परेचर जो उस पोलराइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। और इसमें ये किस प्रिंसिपल के तहत काम करती है? मेजर डिग्री ऑफ पोलराइजेशन रिलेटेड टू टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टल्स
इस मैकेनिज्म के तौर पे पर ये काम करता है, इस प्रिंसिपल के पर भी काम करता है। और इस इन पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर्स जो हैं, इनके प्लस पॉइंट क्या है? ये बहुत ही फास्ट रिस्पांस डिटेक्टर्स हैं। अब हम अगर देखते हैं कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और एफटीआईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, एफटीआईआर इज फॉर 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 रैपिड एज कंपेयर टू सिंपल आईआर या कन्वेंशनल आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है। तो इन केस ऑफ एफटीआईआर और एटीआर एफटीआईआर, जिससे हम मोस्टली पॉलीमेरिक एनालिसिस करते हैं इंटीरियर के, तो हमें फास्ट रिस्पांस वाले डिटेक्शन सिस्टम रिक्वायर्ड होते हैं। तो मोस्टली इस किस्म के जो डिटेक्टर हैं ये एफटीआईआर में ज़्यादा सूटेबल है, ज़्यादा यूज। इसमें कुछ दूसरे कंपोनेंट हैं जैसे सैंपल सेल है, केबीआर पैलेट्स, एनएसीएल पैलेट्स वगैरह। ये इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, और क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। और मोनोक्रोमेटर क्या करता है? रिफ्रैक्टिव ग्रेटिंग is common, cannot use glass prism since IR is absorbed by the glass. ये इसका ओवरऑल इंस्ट्रूमेंटल डिजाइन है। अब इसमें थोड़ा सा ये देखें कि नीड चॉपर टू डिस्क्रिमिनेट सोर्स लाइट फ्रॉम बैकग्राउंड आईआर रेडिएशन, मोनोक्रोमेटर आफ्टर sample cell, not done in U visible since letting in all electromagnetic radiations to sample may cause photo degradation so much energy. IR comparatively low energy है, advantage that allows monochromator to be used to screen out background IR light. अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या है? सोर्स वीक होते हैं एंड देयर इज अ नीड फॉर लॉन्ग स्कैन्स। और इन केस ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ओवरऑल जो डिटेक्टर्स का रिस्पांस होता है वो स्लो होता है और हमें राउंडेड पीक्स मिलती है। अब हम बात करते हैं कि इसका जो एडवांस वर्जन है, फॉरियर ट्रांसफर आईआर या एफटीआईआर, दैट इज अल्टरनेट टू नॉर्मल आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। मैकेल्सन इंटरफेरोमीटर इसमें मेन चीज है जो इसको ये वर्सटाइल फीचर देता है। मैकेल्सन इंटरफेरोमीटर बेसिकली ये एक साइंटिस्ट मैकेल्सन, उसने इसको डिस्कवर किया था और उसको इसकी डिस्कवरी की वजह से बकायदा नोबेल प्राइज मिला था। और उसी के नाम की मुनासबत से इस डिवाइस का नाम जो है वो मैकेल्सन इंटरफेरोमीटर रखा। अब इसका प्रिंसिपल क्या है? ये एफटीआईआर किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है? लाइट फ्रॉम सोर्स स्प्लिट बाय सेंट्रल मिरर इनटू टू बीम्स ऑफ इक्वल इंटेंसिटी। जैसा कि ये ब्लैक कलर में ये सोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कि जिनकी रेंज आईआर है, कोई भी सोर्स यूज कर सकते हैं जो हमने डिस्कस किए हुए हैं। ये जो ब्लैक कलर में शो किया गया है ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इसमें से जो बीम निकलती है, यहाँ एक सेंट्रल मिरर होता है। ये जो दरम्यान में डीएल और बीएस लिखा हुआ है, यहाँ पे एक सेंट्रल मिरर है। ये सेंट्रल मिरर जो है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बीम को स्प्लिट कर देता है टू इक्वल इंटेंसिटी की बीम के अंदर। अब ये दोनों बीम जो हैं, आगे दो मिरर्स लगे होते हैं जिनको यहाँ तस्वीर में शो किया गया है M1 एंड M2। ये इनकी तरफ रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। Beams go to the two other mirrors reflected by central mirror and recombine and pass through the sample to detectors.
अब फिर ये उन्हों M1 और M2 से दोबारा रिफ्लेक्ट होकर वापस आती हैं, ये उनका कंबाइनिंग पॉइंट है। और इसके बाद कंबाइन होने के बाद दोबारा ये सैंपल में से गुजरती हैं और उसके बाद ये डिटेक्टर के ऊपर जाती है। लेकिन अब ये दो साइड मिरर जो हैं, जिसको M1 और M2 कहा गया है, इनमें से एक फिक्स होता है और एक मूवेबल होता है। अब एक फिक्स है, दूसरा मूव करता है। इनकी इस एक के मूव करने की वजह से और एक के फिक्स होने की वजह से अब लाइट जब दोबारा पॉइंट पी के ऊपर, जो कि इधर यहाँ पे ये चारों लाइन आपको मिली हुई नजर आ रही है, जब दोबारा रिकम्बाइन करती है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि दोनों का जो डिफरेंस ट्रेवल्ड है वो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। चूंकि एक मिरर जो है वो मूवेबल है, तो उसकी मूवमेंट की वजह से जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो M1 के बराबर भी हो सकता है और उससे डिफरेंट भी हो सकता है। अब ये दोनों बीम जब दोबारा रिफ्लेक्ट होके रिकम्बाइन होती हैं, पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों का डिफरेंस सेम है और जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो सेम है, और उनके जो क्रेस्ट हैं वो दोनों के एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं और अल्टीमेटली उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, जिसको इंटेंसिटी आप बोलते हैं, वो बढ़ जाती है। इसको हम बोल देते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इसकी दूसरी सूरत ये है कि अब दोनों जो रिफ्लेक्ट होके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बीम आ रही हैं, उन दोनों का जो ट्रेवल्ड डिस्टेंस है वो सेम नहीं है, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो उनके जो क्रेस्ट हैं या ट्रफ हैं वो ओवरलैप नहीं करते बल्कि ओपोजिट हो जाते हैं। अब इस सूरत में वो दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, तो इसको बोल देते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब ये सारा मैकेनिज्म किसकी वजह से होता है, किसकी जिम्मेदारी है, वो जो मिरर मूव करता है। ये उसकी थोड़ी सी वजाहत है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किस तरह से मुमकिन है। Destructive interference can be created when two waves from the same source travel different path to get to a point। ये P जो है, ये जो अगर आप पिक्चर देखते हैं तो इसका जो P है ये पॉइंट है जहां पे दोनों इंटरफेयर कर रही हैं, दोबारा से रिकम्बाइन कर रही हैं। अगर रिकम्बाइन होती हैं, उनके डिस्टेंस सेम है और उनके जो क्रेस्ट हैं वो ओवरलैप कर जाते हैं, तो इसको पॉजिटिव सॉरी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। और अगर ये क्रेस्ट ओवरलैप नहीं करते या इसका उल्ट होते हैं तो वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं और इसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। दिस may cause a difference in the phase between the two waves. If the path differ by an integer multiple of wavelength, the waves will also be in phase. If the waves differ by an odd multiple of half waves, then the waves will be at 180 degree out of phase and cancel each other, जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं कि ये इंटरफेरेंस जो है, ये दोबारा जो रिकम्बाइन हुई है वो कंस्ट्रक्टिव नहीं बल्कि डिस्ट्रक्टिव है। Observed a plot of intensity versus distance interferogram. Convert to plot of intensity versus frequency by doing a Fourier transform। अब मैकेल्सन इंटरफेरोमीटर जो है वो आपको आईआर स्पेक्ट्रम नहीं देता,
वो आपको देता है इंटरफेरोग्राम। अब इस इंटरफेरोग्राम के ऊपर हम एक मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसको फोरियर ट्रांसफॉर्म बोलते हैं, जिसका ये फार्मूला दिया गया है, वो फार्मूला उसके ऊपर अप्लाई करते हैं और वो फार्मूला अप्लाई करने से वो हमें जो आपका एक इंटरफेरोग्राम है उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू स्पेक्ट्रम। और इंटरफेरोग्राम जो है दैट इज टू कॉम्प्लिकेटेड टू इंटरप्रेट, लेकिन ओवरऑल ये सारा जो सिस्टम है ये अडॉप्ट करने से इसका प्लस पॉइंट क्या है कि आप जैसे कि सिंपल या नॉन कन्वेंशनल आपकी जो कन्वेंशनल आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें तमाम की तमाम जो वेवलेंथ होती है वो 1/1 स्कैन होती है, देर लगती है, जबकि इसमें एक रेंज को स्कैन कर लिया जाता है और नतीजतन आपका ये स्पेक्ट्रम जो है वो मिनट्स की बजाय सेकंड में रिकॉर्ड हो जाता है। दैट इज टू फास्ट। FTIR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज टू फास्ट। अब इसके थोड़े से एडवांटेज जो है FTIR स्पेक्ट्रोस्कोपी के ओवर द सिंपल IR स्पेक्ट्रोस्कोपी: much faster, can record the spectrum in seconds instead of minutes, use signal averaging to increase signal to noise ratio, इससे signal to noise ratio बहुत बेहतर हो जाती है, higher inherent signal to noise ratio, no slit, less optical equipment, higher light intensity, high resolution। इवन कि आपकी जो ऑब्जॉर्प्शन डिफरेंस होते हैं डिफरेंट बाउंड के वाइब्रेशंस के, तो अगर उनके अंदर इवन के लेस देन 0.1 सेंटीमीटर इनवर्स ये भी डिफरेंस है तो उसको ये सेंस कर लेता है, उसको ये सेपरेट कर देता है, अलग अलग कर देता है, जिसको आप इजीली दो ऑब्जॉर्प्शन के दरमियान वाज़े तौर पे डिफरेंस महसूस कर सकते हैं या स्टडी कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? ये सिंगल बीम होती है, रिक्वायर कलेक्टिंग ब्लैंक, और इसका दूसरा ये डिसएडवांटेज ये है कि कैन नॉट यूज थर्मल डिटेक्टर्स। थर्मल डिटेक्टर्स जो कि चीप होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन चूंकि ये बहुत ज़्यादा लेजी या स्लो होते हैं, तो इसलिए ये FTIR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसमें हमें फास्ट रिस्पांस इक्विपमेंट दरकार होते हैं, डिटेक्शन सिस्टम रिक्वायर्ड होता है, तो इसलिए ये उसके साथ कंपेटिबल नहीं है। नॉर्मल IR स्कैन थ्रू फ्रीक्वेंसी रेंज, in FTIR collect all frequencies at once. This is the best feature of FTIR spectroscopy। अब हम इसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम इंशाल्लाह जो हमारा कल वाला लेक्चर होगा इसमें हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की इन जनरल एप्लीकेशन भी डिस्कस करेंगे, और फिर इसके जो एडवांस वर्जन है जैसे FTIR और ATR FTIR ये क्या होते हैं, और इसको हम किस तरह से जो मल्टी कंपोनेंट पॉलीमेरिक सिस्टम होते हैं, ब्लेंड्स होते हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, उनके क्वालिटी कंट्रोल के लिए जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनती हैं पॉलीमेरिक मटेरियल की, उनके अंदर जो डिफेक्ट वगैरह होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए हम किस तरह से इन IR FTIR और ATR FTIR या फिर जो हाइफिनेटेड अप्रोचेस होती हैं जिसमें हम दो टेक्निक को कंबाइन करके भी मुख्तलिफ एनालिसिस कर सकते हैं, तो ये हम तमाम एस्पेक्ट इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।